हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और अपना स्वमूल्यांकन करिए। और हाँ, इसी के साथ आप अपना आंसर जो है को कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो प्रगतिशील कराधान पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील कराधान यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सही वर्णन करते हैं? फर्स्ट सेंटेंस है, कर की दर आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। सेकंड सेंटेंस है, यह कराधान प्रणाली आय की असमानता को कम करने में मदद करती है। और थर्ड सेंटेंस है, भारत में आयकर यानी कि इनकम टैक्स प्रगतिशील कराधान का एक उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, जो भी नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, और ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी इसका सटीक आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की दर भी बढ़ेगी। इससे क्या होता है, इससे अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और गरीब पर बोझ कम पड़ता है। और भारत में इनकम टैक्स सिस्टम जो है इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और इसका मेन मकसद इनकम टैक्स इन इक्वालिटी को कम करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि कथन कारण पर आधारित है और पूंजी निर्माण से संबंधित है। तो कथन ए पढ़िएगा दोस्तों, पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कारण आर है, पूंजी निर्माण से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें, जिसमें पहला विकल्प जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का ही सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। तो दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा होल्ड करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना है। और इसमें जो है ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी को नहीं दिखाना है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं या सही दे रहे हैं ऑप्शन, मतलब आंसर की नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी आपको आता होगा ये आपको सीधा टाइप कर देना है कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों इसका ए आंसर जो है, ए विकल्प जो है एकदम सटीक होगा। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो दोस्तों इसका जो इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ ना, तो आप उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे ये कथन ए है, पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, और कारण आर की जगह आपको इसमें बीच में जोड़ देना है, क्योंकि पूंजी निर्माण से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो आपको मतलब इसको थोड़ा सा मतलब इसमें बीच में क्योंकि जोड़ के जो है आपको, अगर इसका सेंटेंस जो है दोनों आपस में लगता है कि दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इन दोनों का सही स्पष्टीकरण यानी कि सही व्याख्या करता है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई देश मशीन, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है तो उसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि नए रोजगार के अवसर बनते हैं और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो यही जो है पूंजी निर्माण का एक असली मतलब होता है दोस्तों। और अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है चक्रीय बेरोजगारी से, मतलब यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी तो चक्रीय बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है? तो सेंटेंस फर्स्ट जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। आर्थिक मंदी के कारण उत्पादन में कमी के कारण नौकरियां जाना। और सेकंड सेंटेंस है, नई तकनीक के कारण श्रमिकों का पुराने कौशल यानी स्किल्स के साथ बेकार हो जाना। थर्ड सेंटेंस है, कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के मौसम के बाद श्रमिकों का काम से मुक्त हो जाना। तो आपको तीनों सेंटेंस को जो है दोस्तों ठीक से पढ़ना है और रिलेट करना है कि क्या ये चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? विकल्प ए में दिया है केवल 1, विकल्प बी में दिया है 1 और 2 दोनों, विकल्प सी में है केवल 2 और 3, विकल्प डी में है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों। तो आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है वो दोस्तों विकल्प ए है। देखिए दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी जब मंदी आती है, कंपनियां उत्पादन घटाती हैं और नौकरियां भी चली जाती हैं, और तकनीकी बदलाव से जो बेरोजगारी होती है वो स्ट्रक्चरल कहलाती है। और फसल कटाई के बाद वाली जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो यहाँ सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें जो है कथन कारण पर ये आधारित है और ये अवसर लागत से संबंधित है। कथन ए है, अवसर लागत किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर घट जाती है। कारण आर है, अवसर लागत वह असली सर्वोत्तम वस्तु है जिसे एक वस्तु के उत्पादन या उपभोग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको दोनों को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर कनेक्ट हो पाता है तो मतलब ये इन दोनों का मतलब आपस में कुछ कनेक्शन है, मतलब सही है। अगर नहीं हो पाता है तो मतलब इसका आंसर जो है फिर यानी कि कुछ और। तो आपको इसको सबसे पहले रीड कैसे करना है। अवसर लागत किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर घट जाती है, क्योंकि अवसर लागत वह अगली सर्वोत्तम वस्तु है जिसे एक वस्तु के उत्पादन या उपभोग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने।
ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको भी कमेंट सेक्शन में देना है और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। इसमें जो है ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इस का स्पष्टीकरण दोस्तों हम करते हैं। अवसर लागत का संबंध छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य से है, न कि वर्तमान वस्तु की बाजार कीमत से। इसलिए कथन ए असत्य है और कारण आर जो है अवसर लागत की सटीकता की मतलब परिभाषा देता है। आज का अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों कथन पर आधारित ही है और विनिवेश के उद्देश्य से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अर्थव्यवस्था में विनिवेश के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है वित्तीय घाटे को कम करने के लिए राजस्व जुटाना। कथन 2 है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में प्रतिस्पर्धा और दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाना। कथन 3 है निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अधिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। उपरोक्त में से कौन से उद्देश्य सही है, इसका चयन आपको करना है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें ऑप्शन ए में है केवल एक और 2 सही हैं। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों सही हैं। तो इसका सटीक आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी सही होगा। तो देखो दोस्तों विनिवेश जो है विनिवेश यानी कि सरकारी हिस्सेदारी बेचना होता है। विनिवेश का मतलब ना सरकारी हिस्सेदारी बेचना। और विनिवेश का उपयोग जो है राजस्व जुटाने और PSUS यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया को अधिक कुशल बनाने और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचती है उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे सरकार को पैसा मिलता है और PSUS में कंपटीशन और एफिशिएंसी आती है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। तो क्वेश्चन में तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सही हैं। जब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और आपको अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है इकोनॉमिक्स का कि इससे आपको क्वेश्चन चाहिए इस तरीके के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम उस पर नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आएंगे। ओके बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।